हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे सोशल साइंस गाला पेपर 3 का सेक्शन बी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप यूजीटी पर आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा और ऐप की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले तो सेक्शन बी कितने मार्क्स का होता है? 18 मार्क्स का। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स और 25 से लेके 37 जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सेक्शन बी में इंक्लूड होंगे। पहला क्वेश्चन है, गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्राइब विच कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्रेटली इन मेकिंग इंडियन कल्चर वेरिगेटेड एंड प्रॉस्पेरस। तो गाला में ब्रैकेट में और करके ऑस्ट्रेलॉइड रेस लिखा है, यानी कि ये किसके बारे में यहाँ पर बताना है? ऑस्ट्रेलॉइड के बारे में। सो दे केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। उनके फिजिकल फीचर इंपॉर्टेंट है, कैसे थे? ब्लैक स्किन विथ ब्रॉड हेड, फ्लैट नोज, शॉर्ट इन हाइट एक्सेट्रा। आर्यंस हु केम लेटर गेव देम नेम निषाद। तो ये 1 मार्कर में भी पूछता है कि निषाद किसका नाम है? तो ऑस्ट्रेलॉइड का। किसने दिया? तो आर्यंस ने। द कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर के डेवलपमेंट में और उसके सिविलाइजेशन में ऑस्ट्रेलॉइड का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिर दे मेड क्ले यूटेंसिल्स, कॉटन क्लोथ पहनते थे और इसके अलावा भी उनको काफी सारी स्किल्स आती थी। एंड दे हैड ग्रेट रिलीजियस बिलीफ टू। ठीक है, रिलीजन में भी ऑस्ट्रेलॉइड मानते थे। फिर है, पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंट लवर्स सिंस एशियन टाइम, एक्सप्लेन दी स्टेटमेंट। नाउ पीपल ऑफ इंडिया वर्शिप बनियन ट्री, पीपल ट्री एंड बेसिल। तो हम नेचर को पहले वर्शिप करते हैं। देन मेडिसिनल प्लांट्स हर्डे, आंवला एक्सेट्रा and different flowers like lotus, rose etc. have made our life beautiful, fragrant and healthy and prosperous. Okay, we have given a status of god goddesses vehicle to some of the wild animals like lion, tiger, rhino. जैसे कि जो माउस है वो लॉर्ड गणेश का व्हीकल है, पीकॉक कार्तिक का व्हीकल है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ से हमको पता चलता है कि हम एनिमल्स को भी उतनी ही वर्शिप करते हैं। नाउ अवर सोशल एंड रिलीजियस बिलीफ इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंट, thus we can say that people of India are environment lover. Next, what is the process followed in spinning? So the art of making long threads using small pieces of cotton from cotton balls, जिसको सॉप बोलते हैं, and joining them together is called art of spinning. ये चरखा आपने अगर देखा होगा कि यहाँ पे हम कॉटन रखते हैं, फिर थ्रेड, फिर जब चरखा चलाएंगे तो वो उस कॉटन से थ्रेड बन जाते हैं, फिर जब उसको साथ में लाएंगे उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? स्पिनिंग। एंड हु प्रमोटेड दिस? तो गांधी जी हैज गिवन इट अ स्पेशल इंपॉर्टेंस एज अ कॉटन इंडस्ट्री एंड ज्वाइंड इट विथ स्वदेशी मूवमेंट। तो उन्होंने चरखा को किससे ज्वाइन कर दिया था? स्वदेशी मूवमेंट से। नेक्स्ट, राइट अबाउट एकिक वर्क एज एन इंडियन आर्ट। तो एकिक इज अ काइंड ऑफ प्रेशियस स्टोन स्पेशली फाउंड इन वैली एरियाज ऑफ द रिवर। देन इट इज चीफली कैल्केडोनिक मिक्स्ड विद सिलिका ब्लू और व्हाइट स्टोन। सिलिका ब्लू एक जेल जैसा होगा, ठीक है, ब्लू कलर का जेल जैसा होता है, व्हाइट स्टोन। ठीक है, कैल्केडोनिक क्या होता है? अगर 9th स्टैंडर्ड में याद हो आपको तो 3 टाइप के स्टोन्स रॉक थे, तो उसमें जो मेटामॉर्फिक रॉक है उसके एग्जाम्पल में 2 चीजें आती थी, एक है क्वार्ट्ज और एक मार्बल। तो कैल्केडोनिक क्वार्ट्ज का ही एक फॉर्म है जिसको सिलिका ब्लू या तो व्हाइट स्टोन के साथ मिक्स किया जाता है और फिर एकिक बनता है। कार्लिनियन इज अ मेन स्टोन विथ सेमी ट्रांसपेरेंट क्वालिटी एंड रेड इन कलर। एकिक रेड कलर का होता है, कार्लिनियन जो है वो एकिक का ही एक फॉर्म है। इन गुजरात वेरियस प्रेशियस स्टोन्स आर अवेलेबल एट रनपुर एंड सूरत। फिर इनसे क्या बनाया जाता है? बीड्स एंड गार्लिनियन की माला ऑफ स्टोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय देम। नेक्स्ट, a monument of India finds its place on the new 500 rupee currency note of India. Give the introduction. तो 500 रुपीज के पीछे जो मोटिव है वो किसका है? रेड फोर्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मोटिव बोलते हैं, जो नोट के पीछे होता है ना वो। तो यहाँ पे रेड फोर्ट के बारे में बताना है। रेड फोर्ट इज लोकेटेड एट दिल्ली, वॉज बिल्ड बाय शाहजहां इन 1638. क्लियर? देन द फोर्ट इज मेड ऑफ रेड स्टोन, hence it is called red fort. The red fort includes, अब इसमें दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल। ठीक है, इसमें से ज्यादा अच्छे से कौन सी चीज बनाई गई है? तो दीवाने खास। ठीक है, दीवाने खास इज मोर मैग्निफिशिएंटली डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर एंड एम्बेडेड विद प्रेशियस स्टोन। ठीक है, देन अदर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन रेड फोर्ट इंक्लूड मुमताज का पैलेस है, लाहौरी गेट, मीना बाजार और मुगल गार्डन। ये सारी चीजें रेड फोर्ट में ही इंक्लूडेड है। नेक्स्ट, अच्छा एक और चीज, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 4 से 5 पॉइंट से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो कंटेंट हमको चाहिए वो सेक्शन सी और डी में चाहिए। On which monument the memorable statement
प्योर्स हार्ट्स आर वेलकम इन गार्डन ऑफ पैराडाइज, ऐसा कहाँ पर लिखा है? तो ताजमहल। तो ताजमहल के बारे में बताना है। इट इज लोकेटेड एट आगरा, यूपी, ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। Taj Mahal is one of the 7 wonders of the world. It was constructed by Mughal King Shah Jahan in the memory of his queen Mumtaz Mahal. The building of Taj Mahal is spread in rectangular shape from north to south. The grave of Mumtaz lies in the center of the Taj. It is surrounded by beautiful artistic octagonal fence, यानी कि उस फेंस के कितने साइड्स हैं? 8 साइड्स है, कार्व्ड आउट ऑफ स्टोन। ताजमहल की वजह से मुमताज का जो नाम है वो इमॉर्टल हो गया, यानी कि अमर हो गया, और यही शाहजहां चाहते थे, इसलिए ये स्टेटमेंट ताजमहल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने आपसे कहा था 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा है अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। तो याद रखना, ओनरशिप में स्टेट फॉरेस्ट और वो सब आएंगे। यहाँ पर क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन पूछा है ना, तो रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड, अनक्लासिफाइड, दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। सो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन आर एज फॉलोज। पहला है रिजर्व फॉरेस्ट। सच फॉरेस्ट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टली। Here there is restriction on lumbering, collection of goods or for pasturing। देखो, lumbering यानी कि cutting trees for commercial purpose, commercial purpose के लिए पेड़ों को काटना यहाँ पर restricted है। फिर woods भी collect नहीं कर सकते। pasturing यानी कि animal grazing भी यहाँ पर restricted होती है। Then protected forest, these forests are looked after by the administration, local people। यहाँ पर डायरेक्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल है, यहाँ पे उनके अंडर एक डिपार्टमेंट होता है जो इस पर नजर रखते हैं। सो लोकल पीपल आर परमिटेड टू कलेक्ट। इस फॉरेस्ट के जो लोकल पीपल हैं वो फॉरेस्ट में आके वुड कलेक्ट कर सकते हैं और अपने जो पालतू जानवर हैं, जो कैटल है, उनको लाके ग्रेजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कि किसी भी ट्रीज को हार्म ना पहुंचे। फिर तीसरा है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो ये फॉरेस्ट कहीं पर नहीं आते, दीज फॉरेस्ट आर स्टिल नॉट क्लासिफाइड, इसलिए यहाँ पे किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे ट्री फेलिंग यानी कि पेड़ को काटते हुए डिफॉरेस्टेशन चलता रहता है और एनिमल ग्रेजिंग भी होती रहती है, किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट, स्टेट द यूजेस ऑफ मैंगनीज। इट इज एन इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए ये इंपॉर्टेंट मिनरल है। ज़्यादातर मैंगनीज का इस्तेमाल होता है आयरन से स्टील बनाने के लिए। उसके अदर यूजेस क्या है केमिकल इंडस्ट्री में, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, ड्राई बैटरी सेल्स और टाइल्स, इन सब में इस्तेमाल होता है। फिर लेदर फैक्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, मैच बॉक्स इंडस्ट्री, फोटोग्राफी, चाइना क्ले यूटेंसिल्स एंड कलर्ड ब्रिक्स, इन सब में भी मैंगनीज का यूज होता है। फिर है राइट शॉर्ट नोट ऑन बायोगैस। यूजलेस एग्रीकल्चर मटेरियल, मोलासेस यानी कि रिमेन्स ऑफ शुगर केन, अदर वेजिटेशन, डंग एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा आर यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस। इन सारी चीज़ों को एक टैंक में भर दिया जाता है। जितना भी एग्रीकल्चर का वेस्ट हो गया, ह्यूमन एक्सक्रीटा, डंग, फिर मोलासेस यानी कि शुगर केन का जूस निकालने के बाद जो भी बचता है वो उसको क्या बोलते हैं, मोलासेस। इन सबको एक टैंक में हम भर देते हैं। जब ये सब डिकम्पोज हो जाते हैं तो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और जिसका इस्तेमाल हम कुकिंग में कर सकते हैं। तो द मीथेन गैस इज रिलीज आफ्टर दिस मटेरियल गेट डिकम्पोज। जब ये सब डिकम्पोज हो जाता है तो मीथेन गैस इसमें से रिलीज होती है, जो कि कैसी गैस होती है, इनफ्लेमेबल गैस होती है। नाउ प्रेशियस फर्टिलाइजर विदाउट एनी वायरस इज ऑब्टेन आफ्टर इट इज यूज्ड। अब इस बायोगैस में से जितनी भी गैस है, अगर हम वो सब यूज कर लें, उसके बाद जो बचता है, अब तो गैस चली गई, उसके बाद जो बचा हुआ है वो किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, एज अ फर्टिलाइजर। तो देखो यहाँ पे जो बायोगैस है वो 2 तरीके से इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एज वेल एज फर्टिलाइजर, बोथ कैन बी ऑब्टेन। दिस इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी रिसोर्स। नॉन कन्वेंशनल क्या होता है, रिन्यूएबल। ओके, दिस इज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। नाउ आइडेंटिफाई मी। आई एम नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बेंगलुरु कहाँ पर है, कर्नाटका। फिर सनराइज इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी डेवलप कर रही है, इसलिए सनराइज इंडस्ट्री। मेंशन दी स्टेप्स टू कर्ब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। फॉलोइंग मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। पहला है, मच ऑफ द पोल्यूशन कैन बी easily prevented by proper planning of location of industries, better design and efficient use of equipment। तो इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, उसको इस तरीके से डिज़ाइन करना जाना चाहिए कि वो पॉल्यूशन कम से कम करे।
फिर आता है स्मोक में बी प्रिवेंटेड बाय यूज ऑफ ऑयल इंस्टेड ऑफ कोल इन इंडस्ट्री। कोल की जगह अगर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो स्मोक कम रिलीज होगा। फिर देयर आर नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स जैसे कि इनर्शियल सेपरेटर, फिल्टर्स, पर्सिपिटेटर्स एंड स्क्रबर्स टू कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन। ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, इन सब ये सारे जो डिवाइस है, इन सब का एक ही काम है एयर पॉल्यूशन को कम करना। ये फंक्शन अलग अलग तरीके से करते हैं, पर ये सारे डिवाइसेस एयर और गैस में से जो भी हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है। फिर वाटर पॉल्यूशन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय इंडस्ट्रीज कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटमेंट बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू द रिवर। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो जो अपने वेस्ट को रिवर में डिस्चार्ज कर देती हैं, वो डिस्चार्ज करने से पहले अगर उस वेस्ट को ट्रीट कर ले, यानी कि जो भी ऐसी चीजें केमिकल उसमें है अगर उसको हटा के फिर वो डिस्चार्ज करे तो वाटर पॉल्यूशन भी कंट्रोल हो सकता है। Then write a note on Naxalist movement. Inspired by the Chinese Revolution under the leadership of Mao Zedong, some Naxalists started this insurgency in India for the first time in 1967 in West Bengal. तो चाइना आज़ाद कब हुआ था? 1949। उस टाइम पर जो लीडर था वो था माओ जेडुंग। इसकी जो आइडियोलॉजी थी, इससे इंस्पायर होकर इंडिया में इंसर्जेंसी चालू हो गई। तो सबसे पहले ये शुरू कहाँ हुई थी? In West Bengal in 1967. This fierce ideology is called Naxalism because it is originated in village Naxalbari in West Bengal. अब इसको नक्सलिस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नक्सलबारी विलेज जो कि वेस्ट बंगाल में है वहां से शुरू हुआ। With its beginning in West Bengal, it has spread now in। अब वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ था और पर ये झारखंड, बिहार, ठीक है, मध्य प्रदेश, ज़्यादातर ऐसे माउंटेनियस और फॉरेस्ट रीजन है वहाँ पर ये मूवमेंट होते हैं। सो देयर आर टू मेजर ऑर्गेनाइजेशन। नक्सलिस्ट मूवमेंट के दो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, एक है पीपल्स वॉर ग्रुप और दूसरा क्या है? माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। अच्छा, ये माओइस्ट कौन है? ये जो है ना माओ जेडुंग, इसी की आइडियोलॉजी को माओइज्म कहा गया, तो उसी पर बेस्ड ये इनका एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। लास्ट क्वेश्चन इज why did Kashmiri Pandits migrate from their homeland? Pakistan has captured some part of Kashmir after independence in 1947. अगर हिस्ट्री याद हो तो आपको पता होगा कि कश्मीर का राजा हरि सिंह वो इनडिसिसिव था, यानी कि डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि पाकिस्तान को ज्वाइन करना है या इंडिया को। इतने में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, पर इंडिया जब तक बचाने गया तो पाकिस्तान ने कश्मीर का 1/3 हिस्सा कैप्चर कर लिया था। और तब से लेके आज तक इंडिया और पाकिस्तान में मेजर इशू किसका है? कश्मीर का। So Jammu and Kashmir is an integral part of India. Still Pakistan tries to capture it every now and then. इसी की वजह से इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर्स भी होते हैं और सारे वॉर्स अभी तक किसने जीते? इंडिया ने। टेररिज्म हैज इंक्रीज इन कश्मीर आफ्टर 1988। 1988 में इंसर्जेंसी चालू हो गई अगेंस्ट इंडिया रूल, इसलिए यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ गई 1988 के बाद। The terrorists have terrorized people by kidnapping, murders, bomb explosion, ठीक है, to fulfill their motive. एज अ रिजल्ट इसकी वजह से बहुत सारी कश्मीरी पंडित की जो फैमिलीज हैं उनको कश्मीर छोड़कर माइग्रेट करना पड़ा दूसरी जगह पर। थाउजेंड्स ऑफ सच फैमिलीज आर लिविंग एज रेफ्यूजीज आउटसाइड कश्मीर। तो कश्मीर के बाहर एज रेफ्यूजीज ये सारी कश्मीरी पंडित फैमिलीज रहती हैं, यानी कि इनको भागना क्यों पड़ा? ड्यू टू टेररिस्ट एक्टिविटीज इन कश्मीर। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा पूरा सेक्शन बी गाला पेपर 3 का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।